व्यूअर्स वेरी वार्म वेलकम टू शो। मैं हूं कामरान शाहिद। आज हुकूमत पाकिस्तान ने बल्कि सदारती रेफरेंस के ज़रिए जो हुकूमत ने इस्तदा की है, इजाज़त मांगी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि सेनेट के अंदर इलेक्शन 2017 के रूल्स को चेंज किया जाए और शो ऑफ हैंड या ओपन बैलेट के ज़रिए जो है सेनेट का आइंदा का इलेक्शन करवाया जाए। और इसके अंदर आर्टिकल 226 है जो सीक्रेट बैलेट बताता है सेनेट के इलेक्शन का, उसको अगर उन्होंने इजाज़त दे दी और इजाज़त ये मांगी गई है कि तरमीम ना करनी पड़े, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी ऑब्वियसली गवर्नमेंट के लिए इकट्ठी करनी मुश्किल हो जाएगी। तो तरमीम के बगैर गवर्नमेंट ने ये पूछा सुप्रीम कोर्ट से कि कौमी असम्बली व सेनेट में तरमीम किए बगैर अगर हम इलेक्शन रूल्स में सिर्फ इसको चेंज कर दें तो क्या ये मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ऑब्वियसली इस पर कल जवाब देगा। आज की बहुत अहम इतला ये थी कि आसिफ अली जरदारी साहब जो है उन्होंने रब्ता किया एक्स प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से और उनको ये समझाने की कोशिश की है कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए। और ख़बर यही है कि जरदारी साहब ने जो है वो बहुत दो टोक अंदाज में जो नवाज शरीफ साहब को कहा है कि इस्तीफ़े देने किसी भी सूरत में PDM के लिए, PMLN के लिए, पीपल्स पार्टी के लिए ख़ास तौर पे फ़ायदामंद नहीं होंगे, ना सिंध से, ना सूबाई असम्बलियों से, ना कौमी असम्बली से। और उन्होंने ये भी कहा है कि हमें सेनेट के इलेक्शन में ना सिर्फ हिस्सा लेना चाहिए बल्कि ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा लेना चाहिए। नवाज शरीफ साहब ने उनसे एग्री नहीं किया। आज मर्दान में जलसा हुआ जिसमें ऑब्वियसली जो तकारीर हुई उससे ये अंदाज़ा होता है कि PMLN और मौलाना फजल रहमान तो सर पे कफन बांध के चले हैं लॉन्ग मार्च करने भी और इस्तीफ़े देने भी, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो इस काम में नज़र नहीं आती। तो अब ये बड़ा अहम रहेगा पूरी PDM मूवमेंट के लिए कि वो पीपल्स पार्टी को मनाती है या पीपल्स पार्टी उनको मनाती है या फिर इनके रास्ते जुदा जुदा हो जाते हैं। दो सूरत हाल के अंदर जो है वो गवर्नमेंट को फ़ायदा ही नज़र आ रहा है। बड़ी भड़कीले खिताबात आज किए गए मर्दान के अंदर। प्राइम मिनिस्टर ने कल ये एतराफ़ क्या कर दिया कि उनकी तैयारी नहीं थी या उनको चीज़ों को समझने मुश्किल हुई। आज अपोजिशन ने उस इशू को भी लेकर उनको बड़े आड़े हाथ लिया। मरीम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान ने आज जो स्पीच की है वो सिर्फ स्पीच की वजह से आपको नहीं सुनवा रहा, उससे उनके तेवर ये लगते हैं कि पीपल्स पार्टी जाए ना जाए ये शायद इस्तीफ़े भी देंगे और लॉन्ग मार्च के लिए भी जाएंगे। सुन लें ज़रा दोनों ने क्या कहा। क्या नाम है उस नालायक और नाअहल का जो 2.5 साल 22 करोड़ अवाम की जिंदगियों से खेलने के बाद कहता है मुझे हुकूमत चलानी नहीं आती। इमरान खान अवाम को बताता है कि मुझे बिजली का पता नहीं था, मुझे गर्दिशी कर्जों का पता नहीं था, मुझे करंट अकाउंट डेफिसिट का पता नहीं था। तुम्हारी हुकूमत चलाने की तैयारी तो नहीं थी। 400 अरब का चीनी का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 250 अरब रुपए का आटे का डाका डालने की पूरी तैयारी थी। 122 अरब का LNG का डाका डालने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। अपने दोस्त जो तुम्हारे पर माल खर्च करते हैं उनको बाहर से ला कर नौकरियां देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। 500% अद्वियात की प्राइसेस बढ़ाने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। नलीमा खान साहिबा उसको NRO देने की तुम्हारी पूरी तैयारी थी। बंदा चोर होने के बावजूद ईमानदार है क्योंकि बंदा बहुत ताबेदार है। मर्दान के अवाम अपनी बहन के साथ वादा करो, इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च के लिए आओगे ना इंशाल्लाह। इस्तीफे उठा के इनके मुंह पर मारने चाहिए। ये पड़े तुम्हारे इस्तीफे। आज पूरी कौम कर्ब में है। एक नाजायज और जालिमाना तसल्लुत का उसे सामना है। आज बिजली और गैस का भट्टा बिठा दिया है। इस नाअहल हुकूमत को पाकिस्तान के अवाम पर हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। इमरान खान कहता है फजल रहमान को हिसाब देना होगा। मैं उसे कहना चाहता हूँ कि अभी तो तुम मेरे एहतसाब के शिकंजे में हो। अपनी जान तो छुड़ा लो पर हमारी बात करो। हम तुम्हें कहां पहुंचाएंगे तुम्हें अंदाजा ही नहीं है। जब तक इस हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टेंगे उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत वार्म वेलकम डॉक्टर शहबाज गिल साहब को, उज़मा बुखारी साहब को, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब को। शहबाज गिल साहब, मैं अभी बात कर रहा था कि बेसिकली पीपल्स पार्टी शायद साथ नहीं है नून लीग के इस्तीफे देने में, लेकिन जो अभी स्पीचेस दो सुनाई आपको मैंने, मौलाना और मरीम नवाज साहिबा तो बहुत ज़्यादा
इंटरेस्टेड है, ना सिर्फ लॉन्ग मार्च के वो लोगों से हलफ ले रहे हैं बल्कि इस्तीफों को भी कह रहे हैं मुंह पे मारेंगे। तो आपको लग रहा है किसी भी तौर पे ये मूवमेंट डाई डाउन होती नजर नहीं आ रही है? आप समझते हैं खत्म हो चुकी है ये? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, मैं नहीं समझता कि ये मूवमेंट जो है वो इतनी जल्दी डाई डाउन होगी या ये मूवमेंट इतनी जल्दी जवान होगी। ये मूवमेंट दरमियान में ही रहेगी। ये वो, अगर आपको याद हो आपके और मेरे बचपन में, मेरे बचपन में चले, हो सकता आप इतने पुराने ना हो, वो एक कैसेट होती थी जिसका फीता फंस जाता था, फिर आप निकाल के उसका, मेरे जमाने में भी थी ये। हाँ, जैसे ही वो दोबारा हेड के ऊपर से वो वाला हिस्सा फीते का चलता था तो एक अजीब सी आवाज आती थी, क्योंकि वो वहां से फीता फंसा हुआ होता था पहले। तो पूरी जिंदगी पता लगता था कि यहाँ पे फीता फंसा हुआ है। तो इनका फीता फंसा हुआ है एनआरओ पर। जैसा कि आपको पहले बताया था कि 38 इन्होंने जो शिकें दी थी, उनमें 34 जो थी वो नैब पे थी, और उनमें शिबली फराज साहब ने भी बताया, शहजाद अकबर साहब ने भी बताया कि जो 10 शिकें थी वो डायरेक्टली रिलेटेड थी कि 1999 से पहले की करप्शन माफ कर दी जाए, जो इनके ऊपर मेन मुकदमे हैं। जो मनी लॉन्ड्रिंग है उसे कॉग्निजेबल ऑफेंस ना रखा जाए ताकि जो शहबाज शरीफ और उनके बच्चे वो छूट जाए। 1 अरब से कम पैसों की जो करप्शन है उसको नैब के खाते से निकाल दिया जाए। 99 करोड़ तक की करप्शन की इजाजत दे दी जाए दूसरे लफ्जों में, और नैब को खत्म कर दिया जाए। और बहुत ही ऐसी 10 शिकें थी जो डायरेक्टली इस खानदान को फायदा दे रही थी। तो बुनियादी तौर पर वो फजल रहमान हो, वो ये हो या कोई और हो, ये एक पॉलिटिकल कल्चर था पाकिस्तान में। पॉलिटिक्स में ये लोग आते ही इसलिए थे कि इन्होंने फायदे बनाने हैं, अपने घर बनाने हैं। बहुत सारे तो शहबाज साहब, मरियम नवाज साहिबा तो मुझे बड़ी कमिटेड नजर आ रही हैं लॉन्ग मार्च के लिए और इस्तीफों के लिए भी। देखिए, माफिया हमेशा अपने काम के लिए कमिटेड होता है, और ये एक माफिया का हिस्सा है खानदान। इन्होंने इससे फायदे उठाए हैं, इन्होंने फाइनेंशियल बेनिफिट्स लिए हैं। ये वही मोहतरमा है जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये वही मोहतरमा है जिन्होंने अभी पिछले दिनों कहा कि जलसे के अंदर भी इतने लोग थे और जो जलसे के बाहर तो मुझे लोग नजर नहीं आ रहे। तो वो जिन्नात ही थे जो इनके जलसों में आए हुए थे, मेरी तरह के, जैसे पिछले एक प्रोग्राम में मैंने कहा था। तो कहने का मतलब मेरा आपकी खिदमत में ये है कि ये बुनियादी तौर पर झूठ पर, करप्शन पर, और अब दीदा दलेरी जो मुल्क दुश्मन एक बयानिया था उसके ऊपर खड़ी ये कैंपेन है। इसके लोग तो इसके लिए नहीं निकल रहे, ना लोगों ने निकलना है। जब लाहौर ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो केपी, जहां पर इनकी मेरा ख्याल है कि शायद, मेरे तो इल्म में नहीं कितनी सीटें हैं, लेकिन शायद कुछ चंद सीटें हो, 1 2 3, तो केपी जहां इनका नाम लेवा नहीं हुई, वहां जाकर वो ये वहां पर जाकर जलसे कर रहे हैं। और साउथ केपी में इंटरेस्टिंगली फजलुर रहमान साहब ने, जहां उनका गढ़ है, ठीक है, समझा जाता था, जहां पर उनका ज्यादा, शहबाज साहब ये आपका पॉइंट आ गया, मरवतों को, मियां खेस को, आपने ये पॉइंट फ्रेम किया कि ये सारा कुछ कर रहे हैं अपनी एनआरओ के लिए। तो यही बात जो है बेसिकली, और जी और इसमें से निकलना कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये कामरान साहब की इसमें से निकलना कुछ नहीं है। ठीक है सर, आपका ये पॉइंट आ गया, मरबा है, बिल्कुल ठीक है। ये आप जो भी करें इसमें से निकलना कुछ नहीं, अवाम इनको समझ चुकी है। ये आपका पॉइंट आ गया। उस्मा बुखारी साहिबा, गवर्नमेंट का पूरा जो मतबा नजर है वो ये है कि ये पीडीएम पैदा भी एनआरओ के लिए हुई, ये पीडीएम चल भी एनआरओ के लिए। आज आपको एनआरओ मिल जाए तो आप ये सारे अवामी मसाइल भूल जाएंगे। जिस तरह के उन्होंने आज शहजाद अकबर साहब ने वो शिकें भी दिखाई हैं जो ड्राफ्ट मुबैना तौर पे आपकी और पीपल्स पार्टी की तरफ से गया। प्राइम मिनिस्टर ने कल बताया, आज बल्कि बताया, पुलिस की पासिंग आउट के इस्लामाबाद की, जरा वो सुन लें, फिर उसको आपने रिस्पॉन्ड करना है कि आप लोग ये तहरीक क्यों चला रहे हैं और आप भी इससे बचे को खुदा का अजाब उन्होंने एक दफ़ा फिर डिक्लेयर किया है आप लोगों की पॉलिटिक्स को। जी, वो सियासतदान जिनको अल्लाह ने इतना मौका दिया, मुल्क के सरबराह बना दिए, और उनके सामने भी ये 2 रास्ते थे। वो भी हलाल की कमाई भी कर सकते थे, लेकिन जिस रास्ते पे वो निकल गए, आपके सामने आज वो इबरत का निशान बने हुए हैं। उनके पास आज इतना पैसा है, उनको खुद नहीं पता कितना पैसा है, लेकिन कभी अस्पतालों में जा रहे हैं, कभी मुल्क से बाहर जा रहे हैं, बच्चे बाहर भागे हुए हैं, कई बच्चे को झूठ बोलना पड़ रहा है बापों की चोरी को बचाने के लिए। क्या फायदा इस पैसे का? ये पैसा अल्लाह का अजाब है। जी उस्मा साहिबा, हराम की कमाई इबरत के निशान है ऑपोजिशन आप लोग, इसलिए आप ये मूवमेंट चला रहे हैं। बहुत शुक्रिया कामरान। वो किसी ने एक दफ़ा ट्वीट किया था तइज़्ज़ु मंतशा व तज़िल्लु मंतशा, उस वक़्त तो किसी की तज़हीक करना मकसूद था, लेकिन आज जो हो रहा है, जो वज़ीर आज़म के मुंह से खुद निकल रहा है ना, जहाँ वो एक तरफ तकब्बुर और बुग़्ज़ और हसद का एक मीनार है,
वहां पर उनके मुंह से जब सच निकलता है ना, और वो इतना जहरीला और भयानक होता है और इतना बदबूदार होता है कि सारी आवाम जो है उसकी घर बैठे भी वो तकलीफ और वो बदबू महसूस करती है। अभी केसट की मिसाल दी, एक मिसाल मुझे भी याद आई बैठे बैठे, वो ये है कि आपको याद होगा कि एक गांव के अंदर, अभी भी खैर रिवायत है कि एक जानवर जो है वो जब पागल हो जाए और वो फसल उजाड़ दे ना किसी की, तो फिर या उसको गोली मार दी जाती थी और मार दी जाती है, और या उसको जो है वो गांव से निकाल दिया जाता है। अब एक ऐसा ना अहल, ना लायक, ना तजर्बाकार और करप्ट वजीर आजम जो सिलेक्ट होके आया, वो आकर जो है वो एक तरफ खुदाई दावे कर रहा है, दूसरी तरफ आके कह रहा है मेरी तैयारी नहीं थी। ये सारे ट्रेन होने आए हैं भाई इस मुल्क के अंदर, ये 22 करोड़ का मुल्क थोड़ी है, ये तो एक ट्रेनिंग जो है वो हमने खोला हुआ एक क्लब है, उसके अंदर ये ट्रेन हो रहे हैं सारे और हम भुगत रहे हैं इनको। और ये जो अभी बार बार एनआरओ की बात करते हैं ना, अब शहबाज गिल साहब डिटेल से बताना पसंद करेंगे या मैं बता दूं कि फेटिफ के ऊपर जो है इनके साथ तो हम बैठने के लिए भी तैयार नहीं थे, इनको फिर से अपने प्यारों की मदद लेनी पड़ी, और मदद लेने के बाद हमें कहलवाया गया कि जी आप नैब के ऊपर भी बैठ के बात कर लें। पहले मुझे ये बताइए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके जजेस और हाई कोर्ट के जजेस जो हैं वो नैब की कारकर्दगी के ऊपर डेली सवाल उठाते हैं, और वो खुद कहते हैं अपनी जजमेंट्स के अंदर, रिमार्क्स नहीं जजमेंट्स के अंदर कहते हैं सियासी इंजीनियरिंग का इदारा है, ये आर्म ट्विस्टिंग करता है, मुखालिफिन के लिए बना है। एक बात बताइए, आपकी तरफ से ये एक बात बताइए, आपकी तरफ से मतवातिर ये कहा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड थी इन तरामीम के ऊपर, मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी कहा, शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने भी कहा, राना सलाना ने भी कहा, आप भी यही कह रही हैं? जी तो हम गलत तो नहीं कह रहे ना जी, हम तो फैक्चुअल बात कर रहे हैं। और ये भी अगर गिल साहब तो पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर इनके पास मालूमात हो तो मुझे पता करके बताइए कि जो हमारी कमेटी की मीटिंग्स भी होती हैं ना, स्टैंडिंग कमेटीज़ की या उसकी, तो पिछली रॉ में जो है वो क्या होता है। अच्छा, अभी मुझे वो ये मैं जो कह रही थी कि जजेस जो हैं वो भी एनआरओ मांग रहे हैं अगर वो नैब के ऊपर बात कर रहे हैं, और ये इस एनआरओ की आप बात कर रहे हैं कि जी एनआरओ मांगा तरमीम ला के, जिस पर खुद कह रही है सुप्रीम कोर्ट भी कहती है तरमीम की जरूरत है। एक गजेटेड ऑर्डिनेंस मौजूद है कामरान शाह साहब, गजेटेड, आपको तो पता होगा ना गजेटेड ऑर्डिनेंस की क्या अहमियत होती है। जो कानून है वो अभी असेंबली से पास नहीं हुआ, लेकिन वो गजेटेड कानून है, और वो कानून जो है वो खुद एक चलता फिरता एनआरओ है अपनी केपीके की, और अपनी जो कैबिनेट के अंदर जो माफियाज बैठे हुए हैं, जिनको बड़ा माफिया ऊपर बैठ के पाल रहा है, उसको जो है वो देखने के लिए तमाम चीजें उनकी भूल जाएं, 1 अरब रुपए से कम पे जो है वो आप देखें ना, और ये तमाम मामलात हमने भी उसकी, मेरा आपसे एक सवाल है उस्मा साहिबा, आपको पढ़ के सुनाई। ठीक है, वो राजा साहब मैंने कल कवर किया सारा उसको। मुझे बताइए कि आपके साथ जो अहम तरीन पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमें भी इतलात के मुताबिक जरदारी साहब ने बाकायदा आपकी लीडरशिप को कन्विंस करने की कोशिश की है कि जनाब इस्तीफे देने का फायदा कुछ नहीं है, सेनेट के इलेक्शन में को वॉक ओवर देने का फायदा कुछ नहीं है, ये दोनों काम तो वो कर नहीं रहे। और कायरा साहब ने, अगर मैं मेरे पास होता तो मैं आपको सुनवा देता कि कायरा साहब ने कल क्या कहा है आपके धरने की स्ट्रेटजी पे, जरा ये भी सुन लें, फिर मैं चाहूंगा आप राय दें इस पे। उस्मा बुखारी साहबा, कायरा साहब को सुनवाएं जी, कल क्या फरमा रहे थे वो? पार्टी आपके साथ नहीं, उस्मा बुखारी साहबा, अगर कायरा साहब की बातों को सीरियस ले लिया जाए। देखिए कामरान, मैं चूंकि पीपल्स पार्टी का कोई बंदा यहाँ मौजूद नहीं है हमारे साथ पैनल में, जी। तो बेहतर होता है कि ये सवाल आप उनसे करते, लेकिन मैं आपको सुनवा दी उनकी बात करनी है, हम पीडीएम के इजलास में करेंगे। ठीक है, मैंने सुन लिया, लेकिन मेरी माजरत कबूल कीजिए कि मैं पीडीएम के अंदर हम इसके ऊपर बात करेंगे, और हमारी बातचीत पीडीएम। लेकिन मुझे एक बात समझाए ना कि अगर जिस तरह हुकूमत कह रही है कि आपका सारा मसला एनआरओ केसेस है, अगर ये प्रॉब्लम नहीं है तो फिर और क्या मसला है? देखिए, महंगाई तो आपके दौर में भी थी, हर एक दौर में होती है, ये तो कोई रीजन नहीं है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट को आप 5 साल से पहले चलता कर दें। क्या ऐसी मजबूरी जो इस्तीफा मांग रहे हैं आप उनसे कि धरने तक जाएंगे? हद हो गई कामरान, आप पूछ रहे हो मुझे जी, मैं सवाल अपने प्रोग्राम में, आप अपने रोज प्रोग्राम में अवामी सर्वे जी बिल्कुल, महंगाई है, तबाही फिरी हुई है, लेकिन वो जस्टिफिकेशन तो नहीं है हुकूमत गिराने की, मैं ये कह रहा हूं ना, ऐसे ना करो। सवाल पूछ रहा हूं आपसे मैं, सर ऐसे ना करें ना, ये क्या महंगाई उतनी है जितनी हमारे दौरे हुकूमत में थी? क्या इतना अनरेस्ट है जो हमारे दौरे हुकूमत में था? और फिर यह है कि एक आदमी खुद मुंह से कह रहा है कि भाई मुझे तो समझ नहीं आई, मैं तो ट्रेन हो रहा हूं। मैं जनरल साहब के पास जाना चाह रहा हूं, लेकिन शहबाज गिल हैज राइट टू रिस्पॉन्ड। इनको 3 महीने दे भी दें तो बाकी 2.25 साल कहां ले जाएं? पॉइंट आ गया आपका, पॉइंट आ गया। मैंने जाना जनरल साहब को, लेकिन शहबाज साहब आपने कोई रिस्पॉन्ड करा तो यू हैव गॉट 1 मिनट, क्योंकि काफी बात मैंने की उस्मा साहिबा से।
इनकी बातों के ऊपर बहरहाल रटल्ड हैं काफी, इनको काफी मेहनत करनी पड़ रही क्योंकि दूसरे सारे तो भाग गए हैं। एक बात तो करनी पड़ेगी कि अज़मा साहबा जो है वो कम से कम टॉक शोज पे आ रही हैं, बात कर रही हैं, मुकाबला कर रही हैं। भले नैरेटिव में जान नहीं है लेकिन अपने ताई पूरी काविश करती हैं बात करने की। बाकी तो आपको पता है लोग नहीं मिलते चैनल पे आना। दूसरी, अभी इन्होंने कहा कि मैं पार्लियामेंट मेंबर पार्लियामेंट नहीं हूँ, बिल्कुल ना ये इलेक्शन लड़के आती हैं ना मैं इलेक्शन लड़ा हुआ हूँ। हम दोनों पिक्ड हैं अपनी अपनी पार्टी की लीडरशिप के, और मैं जरा इनसे सीनियर पोजीशन पे हूँ चेक कर लें कि मैं अब उनको बोलने दें प्लीज, आपकी बारी आएगी अभी। ये प्रोविंशियल मेंबर पार्लियामेंट है, लेकिन आई अंडरस्टैंड कि हम दोनों अपनी अपनी लीडरशिप की पिक है। जैसा कि मरियम साहबा भी आज तक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ी हुई, लेकिन जब आगे वो लड़ेंगी तो मेरा ख्याल तब मैं भी लड़ लूंगा तब तक। तो दूसरी बात जो है, किया था भाई, मैंने आपको सिर्फ गवाह बनाया था। आप हर बात को टॉक में क्यों ले जाते हैं? शहबाज गिल साहब का टाइम है, उस्मा साहबा कमाल है। अब मुझे बात कर ले, कंप्लीट कर मुझे आप दोनों की आवाज आ रही है, समझ नहीं आ रही। किया था चले, उन्होंने इंटरप्ट नहीं किया आपको जी। शहबाज साहब कंप्लीट कर लें, मुझे बात कर रहे थे, फिर आप दोनों आपस में बात कर लीजिएगा वहां स्टूडियो में जो भी है, क्योंकि मुझे तो फिर दोनों की आवाज आ रही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए बिल्कुल आवाम को मुआवजा करना पड़ना है। हम तो सच बोलते हैं, जिस चीज का हमें नहीं पता हम सच बोलते हैं। लेकिन नवाज शरीफ जब जनरल ज़िया-उल-हक की चूसनी लेके पैदा हुए थे सियासी तौर पे, तो उससे पहले तो अमेरिका की 50 स्टेट्स को हेड करके आए थे। शहबाज शरीफ जब उंगली हिलाना शुरू हुए थे तो उससे पहले तो उनके वालिद साहब ने उन्हें इंडिया की 10 स्टेट्स के अंदर चीफ मिनिस्टर बना रखा था। ये तो पैदाइशी सीख के आए थे ना हुकूमत करना। हम तो ये मान रहे हैं, हम तो सामने मानते हैं कि हमने बहुत सारी चीजें सीखी। हाँ, इनको एक चीज का तजर्बा था, लूटना कैसे है, इस मुल्क का बेड़ा गर्क कैसे करना है। आपने देख लिया, वो सीखा हुआ शाहिद खाकान अब्बासी सामने गए थे नदीम बाबर के, और उन्होंने किस तरह लटा के मारा उन्हें सियासी तौर पर। 20 अरब का ये करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ के गए, 37 अरब का तजारती खसारा छोड़ के गए, एक्सपोर्ट पूरी मेहनत करके 25 अरब से 20 अरब। शहबाज भाई, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। ठीक है, ये आपका पॉइंट आ गया ना, हम ऐसे सीखे हुए। बिल्कुल ठीक है, मैं जनरल साहब को बताना चाह रहा हूं, इस तरह का जो सीखा हुआ है ये चोरी चकारी, इनके वाकई बच्चे भी सीखे हुए हैं। उस तरह का आप सीखे हुए नहीं है, ये आपका पॉइंट आ गया सर। तौर पर झूठ बोलना, जाली ट्रस्ट डीड बनाना, बच्चों पे आना पड़ेगा। अच्छा चले, जनरल साहब के पास। क्या पाकिस्तान में प्रॉपर्टी ना होना, ये आपका पॉइंट आ गया सर, 2 बार आ गया ये। जनरल साहब, आज भी देखें एस्टेब्लिशमेंट को मैं समझता हूं बिला वजह लाया जाता है सियासत के अंदर। उस्मा साहिबा भी बात कर रही हैं, PMLN भी बात कर रही है, PDM भी, और मौलाना फजल रहमान ने भी आज जो बात की वो आप जरा सुन लें, उसके बाद मैं आपकी राय लेना चाहूंगा। सुनवा दें जरा प्लीज। एहतसाब का अब कोई एतबार नहीं, और नेक एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली है, बजाते खुद उसकी कोई हैसियत नहीं है। और जो लोग तुम्हारी रखवाली कर रहे हैं वो भी आए रोज कहते हैं खुदा के लिए हमें कुछ न कहो, इमरान जाने और तुम जाने। लेकिन हम उन्हें कहना चाहते हैं कि ये नाजायज हुकूमत लाना, उसके लिए धांधली करना, मुल्क की मईशत का बट्टा बिठाना, जितना वो मुझे है इतना उसको लाने वाले भी मुझे। जनरल साहब, एक तरफ ऑपोजिशन कह रही है कि प्राइम मिनिस्टर ने कल एतराफ ही कर लिया कि उनको गवर्नेंस का पता नहीं चला पहले 1-1.5 साल। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट उनको लेके आई और उनको वो जिम्मेदार है सारी नाअहलियत के। आप इसको किस तरह देखते हैं? एस्टेब्लिशमेंट इन चीजों को किस तरह देख रही होगी सर इस सारी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये जो आपने भी और उस्मा ने भी बात की कि नैब का जो कानून में तब्दीली का किस्सा है, वो एस्टेब्लिशमेंट ने गालिबन इनको कहा कि ये ऐसे, जो मैं मानने को तैयार नहीं। लेकिन एक चीज मैं वाज़ेह कहने को तैयार हूं कि अगर ये एस्टेब्लिशमेंट ने तजवीज की थी तो ये गैर इखलाकी थी, और मैं इसकी हर लिहाज से मजम्मत करता हूं। अच्छा, क्योंकि ये करप्शन के ऊपर जो स्टांस है वो आपका कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। वो एक ऐसा जुर्म है जो कि हमारी नस्लों को बर्बाद कर चुका है, और इसके ऊपर जितना भी सख्त स्टांस हो वो मेरा ख्याल है हमारा हक बनता और होना चाहिए। सही। रही बात ये है कि ये जो कहा जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट लेके आई, ये बात ये है कि इनके पास कहने को और कुछ है नहीं। कहीं क्या, इलेक्शन अगर नहीं मानना तो फिर पहले भी कहा RR, पिछला इलेक्शन था कि जी RO ने जीता है, RO ने जितवाया है, कोई किसी और का नाम की बात यह है कि हारे हुए ने कभी यहां पे इलेक्शन माना नहीं कि वो इलेक्शन सही है। और मैं तभी कहता हूं कि आर्मी को नजदीक न लाएं, आर्मी को अपनी इज्जत बचानी चाहिए कि इन लोगों से जो इज्जत अपनी का तो ख्याल करते ही नहीं और मुल्क के इदारों को भी बर्बाद करते हैं बिला वजह। आर्मी को कहना चाहिए कि जनाब आप अपनी रखें, खुद अपने कैपेसिटी डेवलप करें और जाएं, जो करना करते रहें, इलेक्शन आप करवाएं
होता है। अच्छा मैं आपको बता देता हूं, ये दस्तों गिरबान होंगे उसके बाद, क्योंकि हार तो माननी नहीं। ये इखलाक, इतनी इखलाकी जुर्रत है ही नहीं किसी में कि वो ये कह दे कि अच्छा जी मैं हार गया हूं, ठीक है अब मैं कुछ और काम करूंगा या बेहतर करूंगा, अपनी परफॉर्मेंस बेहतर दिखाऊंगा। वो तो है ही नहीं। फिर जब ये करप्शन की बात करते हैं, मैं हैरान हूं कि इतनी करप्शन पिछले 2 दौर में हमने देखी। जो अदारे प्रॉफिट में छोड़ के गए थे लोग, वो तबाह होके तो आज बुरे हाल में हैं। फिर पता नहीं कौन करप्शन करता रहा, ये भी छोड़ दें। एक चीज मैं और जो कहना चाहता हूं, मैं ये कहता हूं कि हुकूमतें, आप ये जहन में बिठा लें कि हुकूमतें आपके नारों से या शोर शराबे से नहीं जाएंगी। लिहाजा आप कोई कंस्ट्रक्टिव काम करें, और अगर कोई हुकूमत चले जाए तो उसका मुझे बड़ा अफसोस होगा, क्योंकि अगली हुकूमत को भी कोई अमन से नहीं बैठने देगा। ये जिनको आज निकालेंगे, क्या वो आके आपको आराम से बैठने देंगे? वो भी यही काम करेंगे। बात की आपने, ये भी काम वही होगा। फिर दूसरी बात जो उसके बाद है, मियां साहब तकरीर करते हैं, वो कहते हैं जी 70 साल से किसी को हुकूमत, किसी वजीर आज़म को टाइम पूरा नहीं करने दिया। जब ये गिरा लेंगे मियां साहब तो इसका भी इसमें शामिल कर लेंगे। फिर ये कहेंगे जी 72 साल में किसी हुकूमत को कायम नहीं, क्योंकि आइंदा पहले, इससे पहले तो हर हुकूमत जो इनकी मुखालफिन की थी उसकी साजिश में मियां साहब शरीक थे। तो हुकूमत गिराने वालों में मियां साहब पेश थे। ये खुद ही सारे काम करके तो फिर आगे दूसरों के जिम्मे लगाते जा रहे हैं। खुदारा इसको चलने दें। एक और जो बड़ा मसला है वो ये है कि अगर आज इस हुकूमत को आप कह रहे हैं नाहल है, इसको गिरा देंगे, तो ये 5 साल, ये इसके 5 साल अगर नहीं पूरे होते, ये आपको कहेंगे कि जी अगर हमें 2.5 साल और मिल जाते तो हमने तो पता नहीं क्या कर देना। सही, आपने हमें टाइम नहीं लेने दिया, लिहाजा वो अवाम के पास फिर जाके अपना रोना रो सकते हैं, क्योंकि दूसरों ने 3-3 फेरे लेके 3-3 दफा हुकूमतें करके उन्होंने क्या सीख लिया? जनरल साहब, ये आपने बड़ी से बात आ गए हैं, समझदाराना ठीक है, इन्होंने नहीं सीखा। कल जब इन्होंने इतराफ किया तो मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि हुकूमत में आने से पहले आपको सीखना या जो भी करना था करके आना चाहिए, ये कोई बहाना नहीं। और ना सीखने की वजह मैं एक बता दूं आपको कामरान, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि ये जब इलेक्ट होके आ जाते हैं पार्लियामेंट में जाते ही नहीं। आप सीखेंगे पार्लियामेंट के अंदर, जब पार्लियामेंट्री कमेटियां जो हैं उनमें आप बैठेंगे तो आप सीखेंगे कि क्या है, क्या हालात क्या हैं, फिगर्स क्या हैं, आपने करना क्या है। ये खुदा गवाह है कि मैंने कम से कम मैंने नोट किया है कि अक्सर इनमें से जो अपने आप को लीडर कहते हैं वो कई हफ्ते पार्लियामेंट में जाते ही। पार्लियामेंट इस मुल्क में जो अदारा जिसको रोल अदा करना चाहिए उसको जितना बेतौकीर इन लोगों ने किया हुआ है, किसी और ने तो किया ही नहीं हुआ। ये आपने बड़ी गजब की बात की। जनरल साहब, बहुत आप मेरे साथ ही रहिएगा। ये आर्गुमेंट्स का जवाब, आधे आर्गुमेंट का जवाब उज़मा साहिबा ने देना है और आधे का जवाब देना है शहबाज गिल साहब ने, कि जो आर्गुमेंट्स उन्होंने किए हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, नैब का कोई ताल्लुक नहीं इस बात से, इसका भी जवाब देना है। और अपनी इज्जत आप लोगों ने खुद गंवाई और शोर शराबे से गवर्नमेंट जाया नहीं करती और ये गलत ट्रेंड आप कर रहे हैं, इसका भी जवाब देना है। और ऑब्वियसली शहबाज गिल साहब जवाब देंगे कि हुकूमत जो है उसने, ये प्राइम मिनिस्टर जब एतराफ़ किया तो ये तो खुद एक बहुत बड़ा नेग्लिजेंस है कि आपने सीखा भी नहीं 1.5 साल में, और आप अभी भी सीखने के प्रोसेस में। और पार्लियामेंट को तो बेवकूफ़, प्राइम मिनिस्टर खुद भी नहीं जाते पार्लियामेंट में, और बाकी लोग भी कम ही आते हैं। एक ब्रेक के बाद इन तमाम चीज़ों के जवाब लेंगे, ब्रेक लेंगे। वेरी वार्म वेलकम बैक टू दिस शो। जनरल साहब ने बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू की, और जो आर्गूमेंट उन्होंने उठाया है उज़मा बुखारी साहबा के लिए वो कुछ यूँ है कि बेसिकली नवाज शरीफ साहब बातें तो करते हैं 70 साल में इस मुल्क के साथ ये हुआ, लेकिन जो अब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट के साथ करने जा रहे हैं वो, क्योंकि हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाए धरनों के ज़रिए या इस्तीफ़ों के ज़रिए, तो फिर उसमें भी 2 साल ये वाले भी ऐड कर लें कि 72 साल में एक और नवाज शरीफ साहब का तमगा बन जाएगा कि उन्होंने एक और जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट का तख्ता पलटा। और इससे पहले भी पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ साहब जो है वो इस काम में लगे नहीं, एक दूसरे घूमते। जी उज़मा साहिबा, बड़ा ज़बरदस्त लॉजिक्स दिए हैं जनरल साहब ने, और ये नैब तरमीम की भी तरदीद की उन्होंने, इस्टेब्लिशमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। देखिए, मैं पहले ज़रा शहबाज गिल साहब के लिए थोड़ी सी 2 जुमलों की बात कर लूँ, फिर ज़रा मुझे आपकी मर्जी, जो चाहे बात करनी है। गिल साहब का लिए तो ये है कि ये कुछ लोग जो होते हैं ना उनको पानी से डर लगता है, कुछ को ऊंचाई से डर लगता है, कुछ वो, ये पीटीआई का प्रॉब्लम है, इनके दिमाग में पता नहीं कहाँ से सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, अहलियत पल्ले नहीं, तजर्बा खुद कोई नहीं, फिर मुंह से बोल भी देते हैं हम यहाँ भी फेल हुए, हम वहाँ भी फेल हुए, और बार बार बच्चों की बात करते हैं। दुरुस्त कहते हैं वज़ीर आज़म, वाकई वो कई बच्चे जो हैं वो माँ बाप का भुगतते हैं किया हुआ, और अगर बच्चे जो हैं वो कई भी बदकिस्मत लोग होते हैं जिनके जो
बच्चे जो हैं वो माँ बाप से मिल नहीं सकते, हमारे तो चलो बच्चे उनके पास हैं। अब इससे ज्यादा मेरा ख्याल है ना गिल साहब बात करना चाहेंगे ना मैं करूंगी। अब अमजद शुएब साहब पे मुझे बड़ा एहतराम है। अमजद भाई जो है वो बहुत रीजनेबल आदमी हैं, लेकिन कुछ हकायक बड़े तल्ख हैं अमजद शुएब साहब, और वो मुझे ये बता दीजिए कि आपके जज्बात अब नहीं जो है वो उभरते, आपको तब नहीं ख्याल आता पाकिस्तान का जब आटा इस मुल्क से ख़त्म हो जाता है, जब वहाँ आटा चोरी होता है। रिपोर्ट में कहा जाता है कि आटा जो है वो बुजदार साहब के ऑफिस में मैनेज हुआ, DFCs लगाए और वो हुआ। उसके बाद चीनी पे वो जो है वो अच्छा बच्चा जो है वो रिपोर्ट पब्लिक कर देता है, और चीनी जो है इस मुल्क में वो 55 रुपए से जो है वो 100-120 रुपए तक पहुंच जाती है, तब किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जब आटा ये सीमेंट माफिया, जब LNG के ऊपर गलत काम करके आप जो है लेट फैसले करके आप इस मुल्क को दोबारा, इस वक्त गैस का जो आलम है, इतना बड़ा शॉर्टेज है, क्या इस पे किसी को ख्याल नहीं आता? ये जो दौरे हुकूमत है, मुझे एक सवाल का जवाब दिया उस बस इदारों की बात की। एक मिनट मुझे आप किससे सवाल करनी, मैं सवाल तो एक सवाल है मेरा आपसे, आप बात पूरी कीजिएगा। ये आप किसको कंप्लेंट कर रही हैं? ये एस्टेब्लिशमेंट का काम तो नहीं कि हुकूमत की कोताहियों के ऊपर उनकी क्लास ले, और आपका नजरिया ये एस्टेब्लिशमेंट का रोल नहीं होना चाहिए, तो फिर आप पूछ किससे रही हैं? ये मैं आ रही थी जी, मैं पूछ ही रही हूँ कि जो जज्बात में आ जाते हैं ना इदारे, याद है ना जज्बात में आके वो मरियम साहिबा के कमरे में सुबह सुबह जो है वो घुस गए थे और जज्बाती हो गए थे नारे लगने पे। मैं उसलिए पूछ रही हूँ, और अब आ रही हूँ मैं डायरेक्टली उस बात के ऊपर। मुझे ये बताइए कि अगर तो इस मुल्क के अंदर आप दुरुस्त कह रहे हैं सियासी इंजीनियरिंग होती रही, अगर नवाज शरीफ जिम्मेदार है ना, तो फिर दूसरी तरफ और भी तो जिम्मेदार है जो ये नवाज शरीफ के थ्रू ये सारे काम कराता रहा, या बेनज़ीर भुट्टो के थ्रू, उसका नाम क्यों नहीं लेते? अच्छा, पहली सारी बात जो है वो मुशर्रफ की जब हम बात करें, उसमें अमजद शुएब साहब भी शामिल थे उस हुकूमत में। जब आप उसकी बात करें वो जो है वो परवेज मुशर्रफ अकेला जिम्मेदार है, बाकी सब लोग कभी किसी अच्छा बात तो पूरी करने देना। चलिए क्विकली कर रहे हैं, फिर मेरे आगे भी जा रहे हैं। उस बुखारी साहब बहुत टाइम हो गया। इदारों की जो बात की उन्होंने कि इदारे तबाह हो गए। इस वक्त तो रेलवे तरक्की कर रहा है, इस वक्त PIA ने बहुत तरक्की किया 2.5 साल में। स्टील मिल जो है उसकी तरक्की तो आखिर ही हो गई है। PTV जिसके ऊपर आप भी बोला करते थे कामरान, आज आपको भी एतराज नहीं है? मैं बोलता हूं, नहीं मैं हमेशा बोलता हूं, जो है वो जो एक रह गया था, जो एक बाहर रह गया था नौकरी से, उसको नौकरी दे दी गई है। तो ये सारे इदारे बड़ा तरक्की कर रहे हैं। चले, ये पॉइंट आपका आ गया। और जो इदारे जो है जो जब सब चल रहे थे वो इदारे गलत थे। आज एक मिनट आखिरी बात कर दूं, जो अंडे जो हमजा शहबाज शरीफ जो अंडे भी उस पर डाल दिए करप्ट, और जो अंडे थे ना वो भी जो वो 8 रुपए का अंडा मिलता था। ये आपका पॉइंट आ गया, ये आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। वो 30 रुपए में मिल रहा है, बिल्कुल ठीक है। PTV में नहीं बुखारी साहब को लगाना बिल्कुल सही फैसला, एक्सपीरियंस आदमी, लेकिन PTV में जो कुछ हो रहा है वो गलत है, तो ये मैं हमेशा कहता रहूं। शहबाज गिल साहब, जनरल साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि जी आप लोगों ने भी अजीब बात है कि कुछ तैयारी करके नहीं आए, कुछ सीखा नहीं आपने, इसको भी रिस्पॉन्ड कर दीजिए। देखिए, जब प्राइम मिनिस्टर या हेड ऑफ स्टेट बात करते हैं तो वो पूरी कैबिनेट की बात करते हैं, वो पूरी और जो जेन्युइन हेड ऑफ स्टेट और प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कौम के साथ ट्रांसपेरेंसी से बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया ना कि तो पहले तो ऐसे लोग थे कि जो इतने समझदार थे कि उन्होंने मुल्क को भी स्विट्जरलैंड बना दिया था। यहाँ दूध और शहद की नहरें बहती रही पिछले 30-40 साल। अचानक इमरान खान आए और उन्होंने वो टूटी बंद कर दी जिसमें से दूध और शहद दोनों निकल रहे थे। वो इतने समझदार थे, इतना दिल लगा के काम करते थे और इतने ज़हीन थे कि हुकूमत करते करते उनके सरों पे बाल आ गए। जो सरों से बाल उतर गए थे वो इतने लंबे लंबे बाल उनके सरों पे उगाए, क्योंकि उनका दिमाग बहुत काम करता था। इमरान खान एक ईमानदार आदमी है, वो जो गलत होता है वो भी आपके सामने रखता है, जो सही होता है वो भी आपके सामने रखता है। मेरे घर में जो बहनें बैठी हुई हैं इस टाइम, मासियां, दादियां, खालाएं बैठी हुई हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ कि आप ऐसे सुनार के पास अपना सोना लेके जाएंगी जो उसमें खोट मिलाता रहे और आपको बताए ना, या आपके सोने का ना बताए कि इसके अंदर कितनी खोट है और कितना सच है, या ऐसे के पास जाएंगे जो बताएगा कि इसमें इतनी खोट है, इतना ठीक है, अब मैं इसका ये कर सकता हूँ, ये कर रहा हूँ, ये नहीं कर रहा। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो है वो अवाम के सामने, कौम के सामने सच रखते हैं। जो इस मुल्क का स्ट्रक्चर तबाह किया हुआ है इन्होंने जिस तरीके से, वो तमाम चीजें सामने शहबाज साहब वो तो अपना बता रहे थे कि उनको समझने में प्रॉब्लम लगी ना उनको, गवर्नमेंट को। जी मेरी बात जी आपसे बात कर रहा हूँ। देखिए ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने तमाम लोग हैंड पिक करने हैं और वो जैसे अमेरिका में है कि प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है। ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है जिसमें लोग जीत के आए और बहुत सारे उन्हीं लोगों को आपने ऑफिसेस देने और दिए हुए हैं।
अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे बताइए, ऑयल एंड गैस है, दूसरी बहुत सारी चीजें हैं, उसमें आप बाहर से प्रोफेशनल ले आते हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर आपको फिर उन्हीं हमारे नुमाइंदे जो है उनके साथ आना, उसमें हमारे कुछ फ्रेश। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, जो बेईमानी नहीं, मेरा आपसे एक सवाल है, जो बेईमानी आप नहीं कर रहे, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आपने जहां सवाल मुझे भी पूछना है, आप पूछ लेंगे पहले। जी कामरान पूछे जी, क्विकली पूछे। गिल साहब, अगर आपको नागवार में गुजरे तो मेरे भी सवाल का जवाब दे दें। जी उसमें, लेकिन एक मैं भी पूछूंगा फिर। जी जरूर मैं सवाल से कभी नहीं भागती। मेरे सवाल ये है कि बात तैयारी की तो होती तो बात छोड़ देते, बात उस झूठ की है जो आप कौम से बोल के आए। आपने कहा था ना होमवर्क कंप्लीट है, आपने कहा मेरी टीम तैयार है, आपने कहा मेरा मैनिफेस्टो तैयार है। ये जो बात कह रही है ना, नवाज शरीफ साहब ने एक ट्वीट की है, एक मिनट, शहबाज गिल साहब एक जो ट्वीट किए नवाज शरीफ साहब ने, आज वो दिखा दें जी वीडियो। इंशाल्लाह ये हम पहली इलेक्शन प्रिपरेशन से जा रहे हैं, पहले तैयारी नहीं था हम इलेक्शंस के लिए, क्योंकि पहली इलेक्शन है जो कि हमारी तैयारी है हर एरिया में। हमारी तैयारी जो 100 डेज प्रोग्राम और फिर जो हमने बड़ा इसके ऊपर काम किया हुआ है, जो हमारे 11 पॉइंट्स और उसकी तफसील के ऊपर हमने तैयारी से जा रहे हैं हम इस बार। मेरी भी तैयारी है, मेरी पार्टी की भी है, हमें 4 साल का एक्सपीरियंस हो गया पख्तूनख्वा में। मुझे एग्जैक्टली पता है क्या टीम मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख में कभी आप ऐसी टीम नहीं देखेंगे जो मैं लेके आऊंगा। मैं आपको एक ऐसी टीम सामने लाऊंगा जो पाकिस्तान में कभी ऐसी टीम आई नहीं। जी शहबाज गिल साहब, तैयारी तो कह रहे थे करके आए हो, लेकिन मेरा सवाल रह गया। नहीं आपका हो गया सवाल, फिर टाइम नहीं मिलेगा, प्लीज ये नाइंसाफी हो जाएगी। शहबाज गिल साहब रिस्पॉन्ड करें, सवाल हो गया आपका, आपको होगा कि झूठ बोला उन्होंने। जवाब देने दीजिए जी शहबाज साहब। आप सवाल नहीं पूछ रही थी, आप अपनी ऑब्जर्वेशन दे रही थी। मैं क्योंकि प्रोफेसर हूं, काश आप मेरी स्टूडेंट होती तो मैं आपको पढ़ाता कि सवाल क्या होता है और ऑब्जर्वेशन क्या होती है, लेकिन बहरहाल ऐसा नहीं है, तो मैं जवाब दे देता हूं। अब आपको जो आपने पूछा, देखिए बात ये कामरान, पहली बात तो हमें ये बात तय करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को पिछले 70 सालों में लूटा गया, और मैंने जैसे आपको कहा 2018 के अगस्त में मेरी भी याददाश्त मौजूद है, आपकी भी और घर बैठे लोगों की भी, कि जब ये हुकूमत दी गई तो ये स्विट्जरलैंड की हुकूमत नहीं दी गई। 20 अरब का करंट अकाउंट खसारा था, 37 अरब का आपका ट्रेड डेफिसिट था, 25 अरब की एक्सपोर्ट जोर लगा के 20 अरब कर दी गई थी, फैसलाबाद में 50,000 पावर लूम्स बंद कर दी गई थी। तो अच्छी टीम थी, अच्छी मेहनत थी, तैयारी थी, तो हम एक्सपोर्ट भी ऊपर लेके जा रहे हैं 2 सालों के अंदर। करंट अकाउंट खसारा भी आपका कम किया, ट्रेड डेफिसिट भी आपका कम किया, आपकी फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी बहुत सारी आपने जो प्रोग्रेस है वो करके दिखाई। आपने बहुत सारे और इदारों में बहुत सारे ऐसे काम किए जो पहले किसी ने सोचे नहीं थे गरीब आदमी के लिए। 200 अरब का एहसास प्रोग्राम चल रहा है, 2 डैम 50 साल के बाद। टाइम की किले तो मैं जनरल साहब को जाना चाह रहा हूं, आपसे माजरत के साथ आप दोनों ने टाइम, लेकिन जी जो एक अच्छा इंसान होता है ना, अच्छा मैनेजर, वो हमेशा सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करता है, क्योंकि वो करप्ट नहीं होता। हम समझते हैं कि हम इससे भी अच्छा काम। सर आपका पॉइंट आ गया, बिल्कुल ठीक है। हमने इनसे इमरान खान जाती तौर पे ऑनेस्ट है, आप ये कह रहे हैं। बाकी जो मिनिस्ट्रीज का मसला है उस पर मैं जरूर आप डिस्कशन बाद में करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ रहिएगा। जनरल साहब, उसबा बुखारी साहब ने आपको रिस्पॉन्ड किया, आप उसको भी जवाब दें। मेरा एक सवाल है कि ऑपोजिशन का मुतालबा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो जाए, लेवल प्ले फील्ड मिले, तो आप भी ये कह रहे हैं कि आपने भी ये कहा कि एस्टैब्लिशमेंट को इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, या ये हो चुका है और एस्टैब्लिशमेंट अलग है किसी हर मामले से? ये सवाल नहीं, ये देखिए, बात ये है कि जितना भी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर कोई इल्जाम देते रहें, लेकिन एक चीज मुझे ये कोई बताए कि इस वक्त तक एस्टैब्लिशमेंट ने इस हुकूमत का जो साथ दिया है उसमें कोई कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफवर्जी है? अगर तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन में कोई साथ दिया है तो बिल्कुल वो तो आप पॉइंट आउट करें, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत काम किया है तो वो बिल्कुल ठीक है। आप अगर इलेक्शन की बात करें, मैं वही उसी बात कर रहा हूं, अगर आप इलेक्शन की बात करें तो मैं इसको ना सिर्फ झूठ समझता हूं बल्कि तोहमत समझता हूं। उसकी वजह यह है कि आपके पास सबूत कोई नहीं, आप एक अपने, क्योंकि मैं कहता हूं कि जी ये फलाने किया है लिहाजा मान ले। वो पिछली दफा जब कहते थे तो वो कहते थे कि जी आरओ ने कराए हैं, आप ना माने पूरी। अच्छा जनरल साहब एक बात बताएं, एक मिनट जनरल साहब सवाल, जनरल साहब ऑपोजिशन ये मैं जनरल साहब से सवाल कर रहे थे। सर ये बताइए कि ऑपोजिशन ये भी बात कर रही है कि बीइंग अ इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर, पाकिस्तान के इदारे जो हैं वो अगर इकॉनमी फ्लरिश नहीं कर रही तो उसको वो किस तरह देखते हैं? देखिए,
इकोनॉमी फ्लरिश अगर नहीं कर रही तो उसका कंसर्न तो बहुत होगा। हुकूमत से कहा भी जाएगा कि जनाब इसमें ये हमारी जरूरियात हैं, आपको पिछली दफा हमने नहीं बजट बढ़ाने दिया लेकिन अब जरूरत है तो आप कुछ करें। वो तो एक डिमांड वगैरह का कैसा चलेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि इकोनॉमी को ठीक करना फौज का काम तो नहीं है। नेचुरली वो कोई मैयस तो नहीं उनको देंगे कि जी आप इस तरह नहीं इस तरह करें, वो तो इनके इकोनॉमिस्ट ही बैठ के करेंगे, ये हो या कोई भी हुकूमत हो। और ये मेरा ख्याल है हमें अभी इस नैरेटिव से बाहर आ जाना चाहिए। एक ब्रेक लेनी पड़ेगी जी मुझे, क्विक ब्रेक। इमरान खान की पॉलिसी से, इमरान खान साहब की पॉलिसी से तमाम तर एतराज़ात के बावजूद ये बात तो माननी पड़ेगी कि बड़े हौसले की बात है एक्सेप्ट करना अपनी गलतियों को, और ये एक बहुत बड़ी बात है। और अपोजिशन इस वक्त ट्रायल पे, ऑब्वियसली उन्होंने पीपल्स पार्टी को साथ लेके चल रहा है और वो करते क्या है, अब उनकी भी ये अकाउंटेबिलिटी इस लिहाज से अवाम ने शुरू कर दी है। जो PDM ने इतना हवा खड़ा किया हुआ था उसको वो पहुँचाएंगे एंड तक या वापस आएंगे, और वो फिर जब वापस आएंगे सियासी हजीमत जो है उस पर भी यही टॉक शोज हो रहे होंगे। मुझे दीजिए कल तक इजाज़त। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunia News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunia News.